अब ये सब कुछ जानना है तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्राइबल लोगों की जिंदगी कैसी थी। तो ट्राइबल लोगों के लिए वो लोग जो बाहर से आए थे ना, वो एज इन डाकू काइंड ऑफ थे। कुछ ट्राइबल लोग का क्या मानना था कि क्यों करनी खेतीबाड़ी, भागो जानवरों के पीछे। जैसे बाहर वाले को जरूरत पड़ी जंगल के सामान की तो इन्होंने तो दे दिया, लेकिन इनको अगर बाहर के सामान की जरूरत पड़ी तो बाहर के लोग इनको लाके देते थे और बहुत महंगी प्राइस में इनको देते। तो इनको कंट्रोल कैसे करे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करो। जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ, उनको बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में पढ़ाओ, कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया था क्रिश्चियनिटी में। इवन इनको ये भी मानने लगते हैं कि तो भगवान का भेजा गया रूप है, जो कि हम ट्राइबल लोगों को ब्रिटिशर्स यानी कि डाकूज से बचाने आया है। हेलो एवरीवन, 20 मिनट रिवीजन सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज वाला चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप चैप्टर के नाम को समझो। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। मतलब हम पहले ट्राइबल लाइफ्स के बारे में समझते हैं। ट्राइबल लोग कौन? जो जंगल में रहते हैं। डिकूज कौन? तो जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे, है ना, तो उन्होंने जैसे कंट्री साइड के लोगों के ऊपर रूल एस्टैब्लिश किया, अलग अलग लॉज लगाए, राजाओं पे अलग अलग लॉज लगाए, वैसे ही ट्राइबल लोग जो जंगलों में रह रहे थे उनके ऊपर भी तो वो अलग अलग लॉज लगाएंगे ना, अपनी मनमानी चलाएंगे, अपना काम निकालेंगे। तो ट्राइबल लोगों के लिए वो लोग जो बाहर से आए थे ना, वो एज इन डाकू काइंड ऑफ थे, है ना। तो उसी को ब्रिटिश की भाषा में एक्सेंट में इट इज डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। सो ट्राइबल लोग ब्रिटिशर्स के आने के बाद में वापस ना गोल्डन एज में जाना चाहते थे। गोल्डन एज का मतलब क्या? सतयुग, ठीक है। तो वो बार बार अपनी लाइफ ऐसे इमेजिन करते थे कि कब ये ट्राइबल लोग जाएंगे यहाँ से, है ना, और कब हम वापस से हमारे उसी पुराने समय में लौट आएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही समझते हैं। अभी तक ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसा हुआ क्या ट्राइबल लोगों के साथ में, है ना। तो ये पूरा चैप्टर हमें यही बताता है कि ब्रिटिशर्स आते हैं और कैसे ट्राइबल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और फिर क्या क्या उनके जीवन में बदलाव आते हैं, और फिर वो क्या कदम उठाते हैं। फिर एंड में हम एक स्टोरी के साथ में खत्म करते हैं बिरसा मुंडा, ठीक है। तो ये सब कुछ जानना है तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्राइबल लोगों की जिंदगी कैसी थी। तभी तो हमें समझ आएगा कि उनके लिए अच्छा क्या था और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बिगाड़ा, है ना। तो पहले हम ट्राइबल लोगों की जिंदगी के बारे में समझ लेते हैं, ट्राइबल पीपल की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 4 तरीके का काम करते हुए हमें ट्राइबल लोग दिखाई देते थे। मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो देते थे। देखो, उनको नॉर्मल जिंदगी से बहुत ज्यादा, मतलब जो बाहर की जिंदगी है उनसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना था नहीं। उन्हें अपने जंगल से, अपने एंसेस्टर्स थे, जो भी उनके ट्रेडिशंस होते थे, उससे भरपूर प्यार था और वो उसी तरीके से रहना और जीना चाहते थे, बड़े खुश थे, ठीक है। तो 4 तरीके की एक्टिविटी करते हुए दिखते। सबसे पहले तो झूम कल्टीवेटर। झूम कल्टीवेशन को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसे होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? अगर आपको खेती करनी है तो उसके लिए सॉइल आपकी फर्टाइल होनी चाहिए, है ना। बार बार रिपीटेडली आप एक ही जगह पे से खेती करते जाओगे। उस समय पे फर्टिलाइजर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि एक ही जगह से खेती करेंगे, सॉइल के न्यूट्रिशन खत्म होंगे, तो इससे बेहतर क्या करते हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर हम खेती करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? यहाँ से। पहले इसको खेती करते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर इसको जला देते हैं, है ना। जला के हम इसको प्लेन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, ऐसे करके कंसेप्ट आप इसको समझो कि पहले वो क्या करेंगे, खेती करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में उनकी फसल आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, उसको जला देंगे। जला देंगे तो उसके ऊपर राख आ जाएगी, एशेज आ जाएगी। उस एशेज से क्या होता है, जमीन को पोटाश जैसे अच्छे न्यूट्रिशन वापस मिल जाते हैं। फिर ये क्या करेंगे, मैम जला देंगे तो वापस खेती क्या करेंगे, ये पास वाले प्लॉट पे फिर से करेंगे। फिर ऐसे पीछे वाले को जलाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे। जब वो वापस पहले पे आएंगे तब तक वो पहला वाला जो प्लॉट था जिसको जलाया था उस पे वापस से पेड़ पौधे उगने लगेंगे। फिर उनको काटो, फिर वहां खेती कर लो, है ना, ताकि अच्छी फसल उग जाए। ऐसे करके ये अपना लॉजिक लगाते थे। आज भी कई सारी पुराने जो बहुत अलग एरियाज है वहां पे होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। तो ऐसे करके ये अपना खाना पीना दाना पानी निकालते थे, ठीक है। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। दूसरा तरीके का काम जो हमको ट्राइबल लोगों में देखने को मिल रहा था वो था हंटिंग और गैदरिंग का। वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, है ना। कुछ ट्राइबल लोग का क्या मानना था कि क्यों करनी खेती बाड़ी, भागो जानवरों के पीछे, हंटिंग करो, अपने ही जो लोग हैं उनके अंदर बांट दो मीट वीट, है ना। और जो भी जिस इलाके में वो रहते थे तो वहां पे जो भी फॉरेस्ट जंगल का ही नेचुरली जो प्रोड्यूस होता था उसको निकालो, खा लो, आगे बढ़ जाओ। फिर यहाँ सब खत्म हो जाए तो फिर आगे दूसरे जंगल में चले जाओ, फिर खत्म हो जाए दूसरे जंगल में चले जाओ, है ना। ऐसे करके ये बढ़िया से अपना काम चलाते थे। ऐसे साल महुआ के जो बीज वगैरह होते हैं उससे तेल निकाल के उनको जो भी थोड़ा बहुत फ्राई करना होता था वो करते थे। हालांकि थोड़ी बहुत कभी इनको, आपको ऐसा लगता होगा मैम कभी पैसों की जरूरत पड़ी, कुछ और काम की जरूरत पड़ी, तो फिर कैसे काम निकालते थे। तो ये क्या करते थे, जो बाहर के लोग थे, है ना, जंगल के बाहर के लोग, उनको जंगल के सामान की जरूरत पड़ती थी और इनको पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो जो बाहर के लोग आते थे ना, उनको ये जंगल का सामान बटोर बटोर के दे देते थे, रिटर्न में ये पैसा ले लेते थे, उनको सामान दे देते थे, कई बार उधारी भी ले लेते थे।
अब होता ऐसा था कि अगर इनको, जैसे बाहर वाले को जरूरत पड़ी जंगल के सामान की तो इन्होंने तो दे दिया, लेकिन इनको अगर बाहर के सामान की जरूरत पड़ी तो बाहर के लोग इनको लाके देते थे, पर बहुत महंगी प्राइस में इनको बेचते थे, मतलब इनसे बहुत बहुत पैसा लेते थे, तो इनको जमता नहीं था। अधिकतर ये कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते थे कि मतलब बाहर के लोग ज्यादा जमते नहीं थे, सिस्टम अच्छा नहीं लगता था इनको। ठीक है, तो ऐसे करके हंटिंग और गैदरिंग वाले लोग भी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर हमको देखने को मिलते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल खोंड एक ट्राइबल ग्रुप है, वो इसी तरीके से ऑपरेट करते थे। तीसरा काम हम देखें तो हर्डर्स की तरह, आपने वो देखे गाइड होर ले लेके अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं, नोमैड काइंड ऑफ, है ना। जैसे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी अलग अलग स्टेट के, जैसे आंध्र प्रदेश में लबदीज, पंजाब हिल में वन गुज्जर्स, कुल्लू में जो शेफर्ड की तरह रहते थे वो थे गड्डीज, एंड कश्मीर में गोट जो बकरी बकरी चराते थे वो थे बाकरवाल्स, है ना। ये कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, जानवर ले लेके अलग अलग जगह पर जाते रह रहे हैं और बढ़िया से काम अपना चला रहे हैं। चौथे जो थे वो इन सबसे अलग थे। उनका ऐसा मानना था कि क्यों हम इधर उधर जानवर के पीछे जाएं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें या फिर जानवरों को साथ साथ में लेके घूमें, हम तो सेटल हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो फिर वो क्या करते थे, वो एक जगह पर सेटल होके रहते थे, है ना, कि मतलब ये इतना इलाका हमारा है, यहाँ पे हमारे ट्राइबल ग्रुप के लोग रहेंगे और हम ये सारे इकट्ठे रहेंगे और हम यहीं पे खेती करेंगे, मतलब जो भी हम काम करेंगे वो आपस में बांट लेंगे। कोई पिक्चर में आपने देखा होगा ना कि हाँ ये इतना जंगल का इलाका हमारा है, और वो उन्हीं की कम्युनिटी के साथ में रहते थे और उनका काम चलता था, है ना। तो काइंड ऑफ, है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेटल्ड कल्टीवेशन कुछ ट्राइबल लोगों ने करना शुरू कर दिया था कि हाँ ये इतनी जमीन ये हमारी है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे, आपस में बांटेंगे और काम जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में आप देखोगे मुंडास, है ना, क्या क्या देखोगे, मुंडास देखोगे, गोंड्स देखोगे, संथाल्स देखोगे। ये जो ट्राइबल ग्रुप है वो इस तरीके से सेटल होके रहते थे। तो पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्राइबल लोग थे, अलग अलग जंगलों के अंदर, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम अलग अलग रख रखा था, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी अलग अलग थी, और अलग अलग जिनको जैसे ठीक लगता था वो वैसे अपनी लाइफस्टाइल्स को जीते थे और उस हिसाब से अपना काम जो है वो चलाते थे। ठीक है, बिना किसी इंटरफेरेंस के, जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है और वो खुश है। लेकिन समय बदलता है और एंट्री किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की। कौन आते हैं, एंट्री मारते हैं, देखो ये तो मैं बता दिया है ना, कौन आते हैं, एंट्री मारते हैं, कॉलोनियल रूलर्स मतलब ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को ट्राइबल लोगों से क्या लेना देना मैम, ये आए, ये राजा वाजा से इनका लेना देना है, समझ आया, कि खेती में से इनको रेवेन्यू चाहिए, समझ आया। ट्राइबल लोग जो जंगल में रह रहे हैं वहां इनको बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है ना, रहने देते ना उन लोगों को अपने हिसाब से, क्या जरूरत थी अपनी पंचायतें करने की, लॉ वगैरह जंगलों में लगाने की। तो देखो थी थोड़ी सी, आप समझो ब्रिटिशर्स का माइंडसेट क्या था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना हर जगह से, और हर एक चीज के ऊपर एक लॉ लगा के चीजों को कंट्रोल में कर लेना अपने, ताकि कोई भी उनके खिलाफ ना जाए। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, जंगलों की तरफ बढ़ते हैं। अब वहां से भी देखो इनको फायदा क्या था कि अब इनको इनका सामान अपने देश पहुंचाने के लिए, अपने ही देश में अलग अलग जगह जाने के लिए, तो इन्होंने रेलवे लाइन बनाना शुरू करी थी, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह भी बना ही रहे थे, है ना। तो इनको लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, जंगल के सामान की जरूरत पड़ती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि हम अंदर से सामान लेंगे, या फिर आप बोलोगे कि हम ट्राइबल लोगों से खरीद लेते ना, तो फिर पैसा देना पड़ता, है ना, पैसा देना पड़ता तो नुकसान होता। तो इसीलिए इन्होंने लॉ लगाना शुरू किया। पहले इन्होंने इनकी लाइफस्टाइल समझी, है ना, कि ये जंगल के लोग रहते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो इनको समझ आया कि इन लोगों के बीच में एक इनके नेता होते हैं, है ना। मतलब हर जगह होता है ना कि ग्रुप में जब भी रहते हैं तो एक पावरफुल व्यक्ति होता है, तो जिनको हम कहते हैं ट्राइबल चीफ। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि पहले ट्राइबल चीफ को पकड़ो, है ना, और उनकी पावर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल चीफ्स को इन्होंने पकड़ा और फिर उनकी पावर्स ले ली। अब जैसे ट्राइबल चीफ्स का काम क्या होता था कि मान लो कि मुंडास लोग ये सारे रह रहे साथ में इतने इलाके में, और उनका एक पावरफुल नेता होता था, है ना। तो जो भी लड़ाई झगड़े आपस में होते थे उसको सॉल्व करना, जंगल की जमीन किसके पास में रहेगी, क्या रहेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होता था वो ट्राइबल चीफ अपने हिसाब से करवाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो भी पावर्स थी वो खुद से ले ली कि अब जो भी सॉल्यूशन वगैरह करना होगा वो हम ब्रिटिश करेंगे, और अगर ट्राइबल चीफ करेंगे भी तो हमारी परमिशन लेके करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हाथ में कंट्रोल हो गया, जो मेन लीडर है वो अलग अलग जगह के हमारे कंट्रोल में आ गए। साथ ही में ब्रिटिश लोगों को ना, ये ट्राइबल लोग एक जगह से दूसरी जगह कभी यहाँ कभी वहां जा रहे हैं, इनको पसंद नहीं आता। तो ये कहते थे कि अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है, सभ्य होके रहना चाहिए। तो जितने भी ट्राइबल लोग अलग अलग तरीके के काम करते थे ना, उसमें इनको जो सेटल्ड कल्टीवेशन वाले लोग थे वो थोड़े से ठीक लगते थे कि हाँ ये कम से कम एक जगह रहते हैं, थोड़े व्यवस्थित रहते हैं। आपने देखा होगा ट्राइबल लोगों का पहनावा भी थोड़ा अलग होता है, और ब्रिटिशर्स के लिए तो जो वो कर रहे हैं वो सब अच्छा है और जो दूसरा कर रहा है वो सब खराब।
है ना। तो ट्राइबल चीफ्स को ये कहने लगे कि तुम्हारे जो भी ट्राइबल लोग हैं उनको थोड़ा सिविलाइज्ड बनाओ, सभ्य बनाओ, हमारी तरह डिसिप्लिन्ड बनाओ, है ना। और ट्राइबल चीफ से ट्रिब्यूट लेते थे, मतलब गिफ्ट्स लेते थे अपनी मर्जी से, है ना, और बहुत बहुत सारी चीजें करते थे। मतलब कुल मिलाकर ट्राइबल चीफ्स की जो पावर थी, है ना, जो होती थी, वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली। जो भी इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसको करवाने से ब्रिटिशर्स ने मना करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उनके साथ में क्या होता है। तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एज सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, पर बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए कि जो भी खेती हो रही है उसमें से चाहिए उनको टैक्स, है ना, रेवेन्यू। ठीक, अब अगर कोई बंदा यही मिलेगा साल भर, तो कभी भी जाके आप उससे रेवेन्यू ले लो कि हाँ इसकी इतनी जमीन है, इसकी इतनी फसल होती है, तू इतना रेवेन्यू मेरे को देना, पक्का फिक्स हो गया। अब ट्राइबल लोग तो घूम रहे, कभी ये जमीन, कभी वो जमीन, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। तो ऐसे में आप उनसे कैसे रेवेन्यू लोगे, आप कैसे उनसे टैक्स लोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इनको कंट्रोल कैसे करे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करो, एक जगह पे रहो। इन्होंने लैंड सेटलमेंट के लॉज लाना शुरू कर दिए कि अब आपको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, हम आपकी जमीन डिफाइन करेंगे कि ये आपकी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, तुम उसी पे खेती करो, और हम बताएंगे कि हमको कितना रेवेन्यू चाहिए, फिक्स कर देंगे हम, और उतना रेवेन्यू तुम हमको देना। अब आप सोचो, आजाद पंछी जैसे ट्राइबल लोग हर जगह घूमते थे, अब वो कंट्रोल हो गए पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स से, है ना। तो उनको अंदर ही अंदर कितना बुरा लगता होगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे, उनके जो लीडर है उनके खुद के ही पास में पावर नहीं है, अपने हिसाब से रहते थे वो भी नहीं रह पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, सब कुछ इन्होंने फिक्स कर दिया, प्रॉपर्टी राइट्स और ये सब देना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इनको क्या लगा कि यार, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि जंगलों में से तो हम बहुत सारा सामान ले सकते हैं, और अगर ट्राइबल लोग जंगल में रहे तो हमको सामान लेने नहीं देंगे, है ना, फॉरेस्ट को काटने पीटने नहीं देंगे, क्योंकि ट्राइबल लोगों का एक अटैचमेंट, हमारे लिए जंगल जंगल जैसा है, पर जो ट्राइबल लोग है ना उनके लिए जंगल मतलब उनकी पूरी दुनिया है ना। वो वर्शिप करते हैं, जंगल को प्रोटेक्ट भी करते हैं, वर्शिप करते हैं, स्पिरिट्स में मानते हैं, जो भी उनके एंसेस्टर्स होते हैं उनकी। अगर आप में से किसी ने कांतारा मूवी देखी है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब काफी अटैच्ड होते हैं वो जंगल से। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम इनको जंगल में रहने देंगे तो ये तो हमको क्या करेंगे, चीजें यूज करने ही नहीं देंगे, है ना, जंगलों की, तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एक। तो इन्होंने क्या बोलना शुरू करा कि तुम निकल जाओ, है ना, तुम जंगलों में से क्या करो, तुम जंगलों में से निकल जाओ, और अब जंगलों में तुम नहीं रह सकते। ठीक है, तो फिर किसी ने, ब्रिटिश में से ही, उन्हीं की टीम में से किसी ने दिमाग लगाया कि सरकार, अगर हमने ट्राइबल लोगों को ही जंगलों में से निकाल दिया, है ना, और हमने वहां पे लकड़ी वकड़ी काटने पीटने का काम ये सब शुरू करा, तो ये सब काम करेगा कौन, है ना, हमको लेबर भी तो चाहिए, मजदूर भी तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मजदूर के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा अंदर, है ना, रहने देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, आज तो बहुत फोन बचा, ठीक है, फिर वो कट हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं बीच में से काट नहीं रही हूँ, है ना। तो इन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि ऐसा करते हैं, जंगलों में से हम निकालते नहीं है, हम क्या कह देते हैं कि आप जंगलों में रहो, ठीक है, आप जंगलों में रहो, लेकिन कुछ एरिया ऐसा फिक्स है जहां पे आप नहीं जा सकते, रिजर्व फॉरेस्ट और ये इन्होंने डालना शुरू कर दिए, तुम हमारे हिसाब से ही रहोगे, और अगर तुमको जंगल में रहना तो तुमको हमारे लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, हमारे लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जंगल में नहीं रह सकते। तो अब बेचारा ट्राइबल ना इधर का ना उधर का, क्या करे, एक तो जंगल में रहना भी है, बाहर, अब आप बोलोगे मैम इतना क्या है, बाहर रह लेते, ऐसा नहीं होता है यार। उनके बाहर रहने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, अलग अलग काम आने चाहिए, है ना। लोगों की बाहर की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, रहना करना, सोचना, पहनना ओढ़ना, ट्रेडिशंस, है ना, ये सब कुछ बहुत अलग है। तो कैसे आदमी अचानक से बाहर जाके रहने लगेगा, है ना, उसको कोई स्किल भी तो आनी चाहिए, अंदर उसको पता है कि मेरे को क्या खाना है, क्या तोड़ना है, किधर जाना है, उसकी जो स्किल्स है वो जंगल के हिसाब की है ना। तो अचानक से कैसे आदमी बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा भी तो क्या दूसरे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। यही हुआ, इसीलिए तो हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके स्पेशल इंपॉर्टेंस आपको दिया। एंड तक मैं आऊंगी और मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगी। तो ऐसे फॉरेस्ट लॉज लाने लग गए अलग अलग तरीके के ब्रिटिशर्स के, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, रहना है तो मजदूर की तरह रहना, ऐसा वैसा। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, आपको लगेगा कि लड़ाई नहीं करी, बिल्कुल करी। बहुत सारी जगह पर अलग अलग रिबेलियन होने लगे, लड़ाइयां होने लगी। बहुत सारे लोग ने लड़ाइयां की भी, बहुत सारे लोग नहीं भी करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, है ना, या फिर कुछ और काम ढूंढते हैं, है ना। तो जैसे कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया, ट्रेड बिजनेस करना शुरू किया कि चलो अपन ऐसा करते हैं, अपन सिल्क बनाएंगे। सिल्क होता है ना, ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको मलबरी की लीव्स पे हम खिलाते हैं, फिर उनका सिल्क निकलता है, फिर उसको बेचते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, चलो ऐसा करते हैं, अपन ऐसे सफेद सफेद कलर के होते हैं, इसको हम कुकून्स वगैरह बनाते हैं, है ना, और सिल्क विल्क बना के हम मार्केट में भेजते हैं, क्योंकि मार्केट में सिल्क की बहुत डिमांड है, इवन यूरोप में भी बहुत डिमांड है। तो हमारा सिल्क जाएगा, हमको अच्छा पैसा मिलेगा, हमारा काम निकल जाएगा।
तो इन्होंने ये करने का ट्राई किया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिल्क बना रहे हैं, है ना, अब आप बताना कि कहाँ का है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, कमेंट सेक्शन में नाम आना चाहिए, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट का या कौन से विलेज की बात हो रही है। तो जैसे इन्होंने ये कुकून बनाया, है ना, मतलब पूरी सब प्रोसेस करी, अब ये इसको बेचेंगे। ठीक है, तो अब ये सीधे मार्केट में नहीं बेच पाते थे, एक बीच वाला बंदा इनसे खरीदता था, फिर वो बंदा जो है वो बाहर मार्केट में ले जाके बेचता था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो बंदा है ये हर उसका इनको सिर्फ 3 या 4 रुपया दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, है ना, कि हर एक चीज का 3 या 4 रुपया दे रहा है, 3 या 4 रुपए में इनसे खरीद रहे हैं, मतलब इनके पास में कम पैसा जा रहा है ना, है ना। और फिर यही बंदा उसी सेम सामान को ले जाके जब मार्केट में बेच रहा है ना, तो 5 गुना ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट किसका हो गया, ये बीच वाले बंदे का, है ना। जो मेहनत कर रहे हैं उनके पास में तो प्रॉफिट ही नहीं जा रहा, तो इनको बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या बात होती है, हम तो हमारे हिसाब से काम अगर कुछ दूसरा ढूंढते तो वो हम काम भी नहीं कर पाते, जंगल में ब्रिटिशर्स रहने नहीं दे रहे, रहना है अगर तो उनके लेबर की तरह बन के रहना पड़ेगा, तो मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही उलट पुलट हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा कि चलो बाहर ही निकलते हैं, बाहर जाके ही रहते हैं और बाहर जाके कुछ ना कुछ काम हम लोग ढूंढेंगे। तो कुछ कुछ प्लांटेशंस के, टी के प्लांटेशंस पे काम करना शुरू करा, कोयले की खदानों में काम करना शुरू करा, वहां पे भी यही दिक्कत कि अब देखो सबसे बड़ी बात तो रहना सहना एकदम बिल्कुल अलग, सोच बिल्कुल अलग, सब कुछ अलग, तो बाहर वाले लोगों ने अचानक से एक्सेप्ट भी नहीं किया, फिर डर भी इनको खुद को भी कि इन्हें खुद कुछ ना कर दे, है ना, इनकी फैमिली भी साथ में, तो ये लोग इकट्ठे होके थोड़े से रहने लगे शहरों के कोने कोने पे। ठीक है, साथ में घुल मिल नहीं पाए, रह नहीं पाए, स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए, एजुकेट नहीं कर पाए अपने बच्चों को, क्योंकि पैसा ही नहीं आया, काम किया कहीं पे भी तो वहां पे लोगों ने इनको इतना पैसा दिया ही नहीं, नीचा अलग दिखाया, गालियां अलग सुनाई, मतलब बहुत ह्यूमिलिएट किया, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वेजेस अच्छे नहीं थे, है ना, और रहने करने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो मतलब कुल मिला के ट्राइबल लोगों की जिंदगी ब्रिटिशर्स ने तो खराब की ही की, हम लोगों ने भी जो बाहर के लोग रह रहे थे उन्होंने भी उन्हें ना एक्सेप्ट करके, उन्हें ना प्रॉपर ट्रीटमेंट देके हमने भी काफी हद तक जिंदगी खराब की। इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हम आजाद होते हैं, इसलिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो ऐसे करके बहुत हालत जो है वो ब्रिटिशर्स के कारण इनकी खराब हो गई। अब एक छोटा सा एक किस्सा सुनो बिरसा मुंडा का, जो कि मुंडा ट्राइब को ही बिलोंग करते थे, एक तरीके की ट्राइब है वही जिसके बारे में हमने बात की थी। तो बचपन से मतलब कुल मिलाकर ट्राइबल लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के कारण। बहुत सारे रिबेलियन इन्होंने लड़े, जैसे कोल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, बस्तर रिबेलियन, रिबेलियन मतलब लड़ाई, है ना, फाइट करना अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये सब चल ही रहा था। मुंडा कम्युनिटी में एक बच्चे का जन्म होता है, बिरसा मुंडा का। उनके फादर काफी पुअर रहते हैं, लेकिन बचपन से वो देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स आने ही वाले थे उस समय तक की बात है ये, है ना। तो ये बचपन से अच्छी मतलब जो भी नॉर्मल जिंदगी होती है वो जी रहे थे, फ्लूट बजाते, अखाड़े में अखाड़ा सीखते, मिशनरी स्कूल में भी जाते थे, है ना, मतलब उनके पापा के साथ में जहां जहां वो काम करने जाते थे, पीछे पीछे उनके पापा के साथ में काम करने जाते थे, तो इट वॉज ऑल गुड। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस तरीके के लॉज इंपोज करना शुरू कर दिए, फिर साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स ने ना मिशनरी लोगों को भी बुलाया था, उनके स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ, उनको बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में पढ़ाओ, कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया था क्रिश्चियनिटी में। जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो भी इन ट्राइबल लोगों को बहुत परेशान करते थे, जबरदस्ती का पैसा लेते थे, है ना, मतलब बहुत दिक्कत देते थे इनको, टैक्स वगैरह जब भी लेते थे तो बहुत परेशान करते थे। तो बिरसा मुंडा को लगता था कि ये तो हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है, ये तो नहीं चलेगा बाबू भैया, है ना, ऐसा तो काम ये तो नहीं चलता। फिर इनको समझ में आया, मतलब इन्होंने बहुत सारी अलग अलग सोच फिलोसफीज को पढ़ा, मिशनरीज को भी पढ़ा, वैष्णव थॉट्स को भी पढ़ा, है ना, अलग अलग चीजों को पढ़ा। इनको कुल मिला के समझ आया कि ये जो आउटसाइडर्स हैं प्लस जो हिंदूज हैं, ये मिशनरीज हैं, ये सब बहुत खराब है और ये हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, फिर ये ना अलग अलग लड़ाइयां या प्लानिंग वगैरह करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स इमर्ज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इवन इनको ये भी मानने लगते हैं कि तो भगवान का भेजा गया रूप है, जो कि हम ट्राइबल लोगों को ब्रिटिशर्स यानी कि डाकूज से बचाने आया है ना। तो ये कहते लोगों को सिखाते कि पीना मत, दारू पीना छोड़ो, अपनी ट्राइबल एरियाज को क्लीन रखो, गाँवों को क्लीन रखो, है ना। और ये जो विच क्राफ्ट जो अधिकतर जंगलों में होता है ना, काला जादू वगैरह, ये सब करना बंद करो, अच्छे से व्यवस्थित रहो, तभी जाके हम लड़ पाएंगे, है ना। ये सब बिरसा मुंडा ने शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स को दिखा कि ये बहुत चालू बन रहा है, इसको उठाओ जेल में डालो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने उठा के इनको जेल में बंद कर दिया। काफी समय तक ये जेल में बंद रहे, जैसे तैसे करके छूटे। जब बाहर आए तो फिर इन्होंने अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी। बहुत सारे लोगों से इन्होंने सपोर्ट गेन करा, गांव गांव जाके उनको बताया कि इस रावण को जलाओ, ये जो है ना, इनको खत्म करो।
ये जो रावण है इसको खत्म करो और वापस हमें सतयुग लाना होगा, जो हमारा गोल्डन पीरियड था पहले, जब हम फ्री रहते थे, अपने हिसाब से रहते थे। ये करने के लिए हमें अपनी हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ होता है एंड देन फाइनली बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है कोलेरा बीमारी के कारण, है ना। तो फिर ये रिबेलियन थोड़ा काफी हद तक फेड आउट हो जाता है। बाकी लोग फॉलो करते हैं उसको, आगे भी ले जाते हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो ऐसे करके जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जिंदगी काफी हद तक खराब हो जाती है। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर इज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड आपके दिमाग में चला गया है कि क्या कैसे क्या चीजें थी। टॉपिक वाइज समझोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।